प्रेम, प्रतिशोध और नियति का संगम। ट्रॉय का युद्ध, एक ऐसा संग्राम जिसने महान राज्यों को भड़का दिया, जहां वीरता और क्रूरता आमने सामने थी। यह कहानी है अमर योद्धाओं की, जिनके नाम इतिहास में दर्ज है। तो चलिए जानते हैं ट्रॉय युद्ध की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूनान का शक्तिशाली राजा एगमेनन अपनी सेना के बल पर छोटे छोटे राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य बना चुका होता है। उसकी नज़र अब थेस्ली नाम के राज्य पर होती है, जिसका शासक होता है ट्रायोपस। ट्रायोपस युद्ध से बचना चाहता है, इसलिए वह एगमेनन को एक प्रस्ताव देता है कि दोनों पक्षों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा आपस में लड़ेंगे और उनकी लड़ाई से युद्ध का निर्णय होगा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका राज्य खून खराबे में डूबे। ट्रायोपस अपने विशालकाय योद्धा बोएग्रीस को चुनता है, जबकि एगमेनन अपने सबसे खतरनाक योद्धा अकीलीस को बुलाता है। अकीलीस जो अपनी अद्वितीय युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध है। एगमेनन अकीलीस से नफरत करता है, क्योंकि वह अपनी ख्याति के लिए लड़ता है। वह बोएग्रीस को आसानी से हरा देता है, जिससे थेस्ली पर एगमेनन का अधिकार हो जाता है। इस जीत से अकीलीस की प्रसिद्धि और बढ़ जाती है, लेकिन वह एगमेनन की महत्वाकांक्षाओं से अच्छी तरह वाकिफ होता है। इसी दौरान ट्रॉय के दो राजकुमार हेक्टर और पेरिस स्पार्टा गए। यह यात्रा शांति संधि के लिए थी। स्पार्टा एक छोटा राज्य था, लेकिन उसकी सेना काफ़ी मजबूत थी। स्पार्टा का राजा मेनिलोस एगमेनन का छोटा भाई था, जो उनके स्वागत के लिए तैयार था। उसने हेक्टर और पेरिस को अपने ही महल में ठहराया। दोनों पक्षों ने शांति से बातचीत शुरू की। हेक्टर ने व्यापार और सीमा पर शांति के लिए कई प्रस्ताव रखे। मेनिलोस ने सहमति भी जताई, लेकिन पेरिस का ध्यान बातचीत पर कम और मेनिलोस की पत्नी हेलन पर ज़्यादा था। हेलन स्पार्टा की रानी थी, जो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। उसी रात पेरिस ने हेलन से अकेले में मुलाकात की और वो हेलन से कहता है कि तुम मेरे साथ ट्रॉय चलो। हेलन ने पहले मना कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि यह गलत है और उसके भाग जाने से युद्ध हो सकता है, लेकिन पेरिस उसे मना लेता है। पेरिस कहता है कि मेनिलोस के साथ तुम्हारी ज़िंदगी एक जेल जैसी है, तुम मेरे साथ आज़ाद रहोगी, और हेलेन आखिरकार मान जाती है। जब वो ट्रॉय के लिए जहाज पर सवार हुए तो हेक्टर को इस बात का पता चल गया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने पेरिस को डांटते हुए कहा, पेरिस, तुमने न केवल एक स्त्री का अपहरण किया है, बल्कि हम सभी को युद्ध के अंदर झोंक दिया है। क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने क्या किया? पेरिस सिर झुकाकर जवाब देता है, मैं उसे मेनिलोस के पास नहीं छोड़ सकता था। हेलन वहाँ बहुत दुखी है, मैं उसे प्यार करता हूँ। हेक्टर ने अपने छोटे भाई की आंखों में प्यार देखा। उसका गुस्सा ठंडा हो गया, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था कि यह फैसला ट्रॉय की तबाही का कारण बनेगा। पेरिस ने हेलन को अपने जहाज में छिपाया और वो ट्रॉय के लिए रवाना हो गए। जहाज ट्रॉय के तट पर पहुंच गया। प्रियम ने अपने बेटों का स्वागत किया, लेकिन जब उसे हेलन के बारे में पता चला तो वह चिंतित हो गया। दूसरी तरफ मेनिलोस को जब हेलन के गायब होने का पता चला तो वह गुस्से में पागल हो गया। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, ट्रॉय ने मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई है। वह एगमेनन के पास पहुंचा और उसने कहा, ट्रॉय को तबाह करो और हेलन को वापस लाओ। एगमेनन ने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। उसने कहा, यह ट्रॉय को जीतने का सबसे सही मौका है। उसने अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया। उसने पूरे ग्रीस के राजाओं को संदेश भेजा कि वे अपनी सेनाएं लेकर आए। उसने स्पार्टा और माइसिनी की सेनाओं को एकजुट किया, लेकिन उसे पता था कि ट्रॉय की मजबूत दीवारों को तोड़ने के लिए अकीलीस की ज़रूरत होगी। अकीलीस एक ऐसा योद्धा था जिसके बिना कोई भी बड़ा युद्ध जीतना मुश्किल था। एगमेनन ने ओडिसिस को अकीलीस को मनाने के लिए भेजा। ओडिसिस अकीलीस के पास पहुंचता है। उसे कहता है, यह युद्ध तुम्हें शोहरत देगा। ट्रॉय को हराने में
तुम्हारी तलवार ज़रूरी है। अखिलीस पहले मना कर देता है। वो कहता है, मैं एगमेमनन के लिए क्यों लड़ूं? ओडिसीस उसे समझाता है कि यह युद्ध सिर्फ एगमेमनन का नहीं, पूरे ग्रीस का है। अखिलीस उसी दिन अपने माँ थिटिस से मिलता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि यदि तुम ट्रॉय जाओगे तो तुम्हारा नाम इतिहास के सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन तुम कभी वापस नहीं आओगे, और अगर तुम यहीं रहोगे तो तुम एक साधारण जीवन जियोगे। तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, लेकिन तुम्हारा नाम समय के साथ मिट जाएगा। अखिलीस सोचता है और जवाब देता है, मैं एक साधारण जीवन जीकर 100 साल तक जीने से बेहतर एक दिन एक ऐसा जीना चाहता हूँ जिसे युगों तक याद रखा जाए। अखिलीस ने अपने योद्धाओं और पेट्रोक्स, जो कि उसका चचेरा भाई था, उनके साथ युद्ध में शामिल होने का निर्णय ले लिया। एगमेमनन की सेना में हजारों जहाज और लाखों सैनिक थे। जैसे ही वे ट्रॉय के तट पर पहुंचे, हेक्टर अपनी सेना के साथ तैयार खड़ा था। उसने अपने सैनिकों को प्रेरित करते हुए कहा, यह हमारा घर है, हम इसे हर कीमत पर बचाएंगे। उसका मकसद था कि दुश्मन को तट पर ही रोक दिया जाए ताकि वे शहर की दीवारों तक न पहुंच सकें। पहला युद्ध शुरू हुआ। ट्रॉय के सैनिकों ने तीरों की बौछार कर दी। तीर हवा में गूंजते हुए ग्रीक सैनिकों पर बरस रहे थे, लेकिन अखिलीस अपनी योद्धाओं के साथ सबसे आगे आया। उसकी तेजी और क्रूरता ने ट्रॉय की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने तट पर कब्जा कर लिया और अपोलो के मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के चारों ओर सैनिकों का खून बह रहा था। उसने मंदिर को लूट लिया और वहां से ब्रेसियस नाम की एक सुंदर पुजारन को बंदी बना लिया। ब्रेसियस हेक्टर और पेरिस की चचेरी बहन थी। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी। वो अखिलीस को कहती है, तुम्हें शांति कभी नहीं मिलेगी, तुम सिर्फ हथियारे हो। हेक्टर ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। उसने दीवारों के पास मजबूत रक्षा रेखा बनाई। ग्रीक सेना तट पर रुक गई, लेकिन दीवारों तक न पहुंच सकी। ट्रॉय के राजा प्रियम अपने सलाहकारों के साथ बैठक करते हैं। पेरिस मेनेलोस से अकेले लड़ने का प्रस्ताव रखता है ताकि बड़े युद्ध से बचा जा सके। प्रियम पेरिस को ट्रॉय की तलवार देता है। इस तरफ हेक्टर हेलन से मिलता है, जो ट्रॉय छोड़कर जाना चाहती है, क्योंकि हेलन सोचती है कि ये जो भी हो रहा है, जितने भी लोग मर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से मर रहे हैं। लेकिन हेक्टर उसे समझाता है कि यह सिर्फ उसके बारे में नहीं है, लेकिन एगमेमनन को ट्रॉय जीतना है, उस वजह से भी ये हो रहा है। इसी बीच एगमेमनन ने ब्रेसियस को अखिलीस से छीन लिया। वह अपने तंबू में बैठा था जब उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस लड़की को मेरे पास लेके आओ। ब्रेसियस को जबरदस्ती अखिलीस से अलग कर दिया गया। एगमेमनन ने उसकी ओर देखकर कहा, यह मेरी जीत का हिस्सा है और इसे मैं रखूंगा। अखिलीस का खून खौल उठता है। वो अपनी तलवार मेज पर पटक के गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे युद्ध में भाग नहीं लूंगा। तुम्हारी क्रूरता और अहंकार मुझे गुलाम नहीं बना सकते। अगले दिन यूनानी सेना ट्रॉय की ओर बढ़ती है, लेकिन अखिलीस ब्राइजिस के कारण युद्ध में भाग नहीं लेता। पेरिस और मेनेलोस के बीच द्वंद्व युद्ध होता है। मेनेलोस एक शक्तिशाली योद्धा है और पेरिस को कमज़ोर समझता है। वह पेरिस पर लगातार हमले करता है और गंभीर रूप से उसे घायल कर देता है। पेरिस अपनी ढाल गिरा देता है और ज़मीन पर गिर जाता है। मेनेलोस उसे मारने ही वाला होता है कि पेरिस घुटनों के बल आकर हेक्टर को देखता है। इससे पहले कि मेनेलोस अंतिम वार करे, पेरिस हेक्टर की ओर रेंगता है। हेक्टर अपने भाई को बचाने के लिए आता है और मेनेलोस को मार देता है। एगमेमनन युद्ध का आदेश देता है, लेकिन ट्रॉय की मजबूत दीवारें और हेक्टर के नेतृत्व में ट्रॉय की सेना यूनानियों को पीछे हट करने पर मजबूर कर देती है। अखिलीस पहले ही अपने योद्धाओं को लेकर युद्ध से हट गया था। इससे ग्रीक सेना कमज़ोर हो गई और ट्रॉय को थोड़ी राहत मिली। हेक्टर ने मौके का फ़ायदा उठाया।
उसने रात में ग्रीक कैंप पर हमला करने की योजना बनाई। ट्रोजन सेना रात के अंधेरे में ग्रीक तट की ओर बढ़ी। हेक्टर ने अपने सैनिकों को कहा, उनके जहाज जला दो और उन्हें समुद्र में वापस भगाओ। हमला शुरू हुआ। ट्रोजन सैनिकों ने तीरों और जलती हुई मसालों से ग्रीक कैंप पर हमला किया। ग्रीक सैनिक हैरान हो गए। कई जहाज़ों में आग लग गई। एगमेमनन ने अपनी सेना को बचाने की कोशिश की, लेकिन नुकसान भारी था। इस हमले में पेट्रोक्लस, अखिलीस का चचेरा भाई और सबसे करीबी दोस्त शामिल हो गया। वह युद्ध में हिस्सा लेना चाहता था। उसने अखिलीस का कवच चुराया और ट्रोजन सेना से लड़ने निकल पड़ा। हेक्टर ने उसे देखा और अखिलीस समझ लिया। दोनों के बीच लड़ाई हुई। हेक्टर ने पेट्रोक्लस को मार डाला। जब उसने कवच हटाया तो उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा यह अखिलीस नहीं था। अखिलीस को पेट्रोक्लस की मौत का पता चला। वह गुस्से और दुख से भर गया। उसने अपने योद्धाओं को बुलाया और कहा, हेक्टर से मेरा बदला पूरा होगा। वह युद्ध में वापस लौटा। उसने हेक्टर को ट्रॉय की दीवारों के सामने लड़ने की चुनौती दी। हेक्टर अपनी पत्नी और छोटे बेटे से मिला। उसकी पत्नी ने कहा, मत जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। हेक्टर ने जवाब दिया, ट्रॉय का सम्मान दांव पर है, मैं पीछे हट नहीं कर सकता। प्रियम ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हेक्टर नहीं माना। दोनों योद्धा ट्रॉय की दीवारों के आमने सामने आए। हेक्टर अपनी तलवार और ढाल के साथ तैयार था। उसका कवच सूरज की रोशनी में चमक रहा था। अखिलीस सिर्फ एक भाला लेकर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा गुस्से से सख्त था। ट्रॉय के लोग दीवारों से यह दृश्य देख रहे थे। प्रियम की आंखें नम थी और पेरिस अपनी सांसें थामे खड़ा था। लड़ाई शुरू हुई। हेक्टर ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन अखिलीस की तेज़ी उसके सामने कुछ भी नहीं। तलवारें चमकी, खून बहा और हर तरफ सन्नाटा छा गया। हेक्टर ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। उसने एक बार अखिलीस को पीछे धकेला और लगा कि शायद वह जीत जाए, लेकिन अखिलीस ने अपनी सारी शक्ति एकत्र की और हेक्टर के गले में भाला मार दिया। हेक्टर की आंखें बंद हो गई और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। भीड़ में से एक चीख गूंजी, उसकी पत्नी की। अखिलीस ने हेक्टर के शरीर को अपने रथ से बांधा और ग्रीक कैंप की ओर घसीटा। यह दृश्य ट्रॉय के लोगों के लिए बेहद दुखद था। प्रियम अपने बेटे का अपमान देखकर टूट गया। उसने दीवार से नीचे देखा और अपने हाथों से सिर पकड़ लिया। हेक्टर की मौत के बाद ट्रॉय की हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन उनकी मजबूत दीवारें अभी भी अडिग थी। उस रात जब सारा यूनानी शिविर सो रहा था, ट्रॉय के वृद्ध राजा प्रियम चुपके से अखिलीस के तंबू में पहुंचते हैं। प्रियम ने अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने घुटने टेक दिए, उसके हाथ चूमे और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं सिर्फ एक पिता हूँ जिसने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे बेटे को सम्मानपूर्वक दफनाने दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। अखिलीस, जो अब तक केवल युद्ध और प्रतिशोध की भाषा समझता था, पहली बार एक पिता का दर्द महसूस करता है। उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा बेटा एक महान योद्धा था। मैंने उसे मारकर अपनी शोहरत नहीं बढ़ाई, बल्कि अपने प्रिय दोस्त पेट्रोक्लस का बदला लिया है। लेकिन वीरों को हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। इसके बाद उसने हेक्टर का शव प्रेम और सम्मान के साथ प्रियम को सौंप दिया। साथ ही उसने ब्रेसियस को भी आज़ाद कर दिया और वचन दिया कि 12 दिनों तक ट्रॉय पर कोई हमला नहीं होगा, ताकि हेक्टर के अंतिम संस्कार और शोक के दिन पूरे किए जा सके। 12 दिन बीत जाते हैं। ट्रॉय वाले देखते हैं कि यूनानी सेना चली गई है। वहाँ यूनानी सेना का नामो निशान नहीं है। समुद्र तट पर सिर्फ एक विशाल लकड़ी का घोड़ा खड़ा है। प्रियम के सलाहकार उसे समझाते हैं कि यह देवताओं का उपहार है और इसे शहर के अंदर ले जाना चाहिए। पेरिस को इस पर संदेह होता है और वह घोड़ा जलाने की सलाह देता है, लेकिन प्रियम उसे शहर के अंदर लाने का आदेश देता है। शहर में आनंद और उल्लास का माहौल था, लेकिन इस खुशी के बीच एक ट्रॉयन गुप्त रूप से यूनानी जहाज़ों को तट के पास छिपा हुआ देख लेता है। इससे पहले कि वह लोगों को चेतावनी दे पाता, यूनानी सैनिक उसे मार देते हैं। रात गहरी होते ही, जब पूरा ट्रॉय उत्सव के बाद गहरी नींद में था, लकड़ी के घोड़े के भीतर छिपे अखिलीस, ओडिसीस और उनके योद्धा
धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। उन्होंने मुख्य द्वार खोल दिए, जिससे यूनानी सेना चुपचाप शहर में घुस गई और फिर नरसंहार शुरू हो गया। यूनानियों के घरों को आग के हवाले कर दिया, निहत्थे नागरिकों को बेरहमी से मार डाला और जो भी उनके रास्ते में आया उसे ख़त्म कर दिया। राजा प्रियम, जो इस विनाश को देखकर स्तब्ध था, मंदिर में देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहा था कि हे देवी देवताओं, क्या तुमने हमें त्याग दिया? तभी एगमेमनन आया और निर्दयता से उसकी पीठ पर छुरा घोंप देता है। ट्रॉय, जो कभी अभेद किला था, अब जलती हुई राख में बदल चुका था। अकीलीस पूरे शहर में ब्राइसिस को ढूंढता रहता है। ब्राइसिस मंदिर में प्रार्थना कर रही होती है जब एगमेमनन उसे पकड़ लेता है। वह उसे अपने साथ यूनान ले जाने की बात कहता है, लेकिन ब्राइसिस एक छिपे हुए चाकू से उसके गले को काट देती है। एगमेमनन के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन अकीलीस आकर उन सभी को मार देता है। जब वह ब्राइसिस को उठाने लगता है तो पेरिस उसकी एड़ी पे तीर मारता है, जो उसका एकमात्र कमज़ोर स्थान था। अकीलीस खड़ा होता है और पेरिस उसके सीने में कई तीर मारता है। अकीलीस ब्राइसिस से कहता है कि वह उसके जीवन का एकमात्र सुकून था और उसे भाग जाने के लिए भी कहता है। ब्राइसिस पेरिस के साथ चली जाती है। अगली सुबह यूनानी सेना ने अकीलीस का अंतिम संस्कार किया। उसका शरीर लकड़ियों पर रखा गया और आग की लपटें उसे आगोश में ले गई। ओडिसिस ने कहा, अगर कोई मेरी कहानी सुनाए तो कहे कि मैंने हेक्टर और अखिलीस जैसे महान योद्धाओं के साथ समय बिताया था। दूसरी तरफ पेरिस, हेक्टर की बीवी, ब्राइसिस और कुछ बचे हुए लोग एक गुप्त मार्ग से भाग निकलते हैं। इस प्रकार ट्रॉय का पतन होता है, लेकिन इसकी कहानी इतिहास में अमर हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए।